हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ ट्रिपल आईटी हैदराबाद के रिगार्डिंग। सो जस्ट मैं आपको सबसे पहले एक अपडेट दे देता हूँ। टुडे इज़ 10 अप्रैल 2023 एंड अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में तो आज ही लास्ट डेट है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इमिडिएटली डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं फिल करना चाहिए। मैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और आपका एडमिशन्स क्या गेट के थ्रू होगा या विदाउट गेट के थ्रू होगा, है ना। तो मैं बता दूं, आपको यहाँ पे गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो वो सभी बच्चे जिनके पास गेट का स्कोर कम है या अगर आप गेट में क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड सेक्शंस में स्ट्रांग है, ठीक है, तो एप्टीट्यूड सेक्शंस में अगर आप स्ट्रांग है सो डेफिनेटली ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्ज़ाम आपके लिए निकालना बहुत इजी होगा, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको यहाँ एप्लीकेशन फीस में पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, है ना। बाकी जगह जैसे 100-200 रुपये नहीं है, बट मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन सभी बच्चों के लिए जिनका गेट में बहुत टॉप रैंक नहीं है, ठीक है, और या फिर जो बच्चे गेट में क्वालिफाइड ही नहीं है, ठीक है, बट आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत लगेगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद की साइट में, है ना। मैं इसके बारे में कुछ ये बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को बेसिकली ये पता ही नहीं है कि ट्रिपल आईटीज का बेसिकली मतलब क्या है। तो ट्रिपल आईटीज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इंडिया पे ये ओपन हुए, ठीक है। कुछ ट्रिपल आईटीज आपके प्राइवेट्स हैं, यू कैन से, कुछ ट्रिपल आईटीज डायरेक्टली रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ ट्रिपल आईटीज को पीपीपी मोड पे स्टार्ट किया गया, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे, जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ फंडिंग दी, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ फंडिंग दी, और जिस स्टेट में वो खोला गया इन जनरल जिस लोकेशन उसके आसपास या उस स्टेट में किसी इंडस्ट्री ने उन्हें फंडिंग दी, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिपल आईटीज हैं, ठीक है। तो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे सिर्फ 5 ट्रिपल आईटीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले ओपन किया गया ट्रिपल आईटी ग्वालियर, है ना, जिसको एबीवी अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटीएम, ठीक है, ग्वालियर कहा जाता है। सेकंड आपके पास ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ओपन किया गया। उसके बाद आपके पास ट्रिपल आईटी जबलपुर, नेक्स्ट ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, और आपके पास फिफ्थ आपका ट्रिपल आईटी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सो आपके पास टोटल 5 ट्रिपल आईटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके बाद आप देखेंगे नियर अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, है ना, एवरी स्टेट्स में, कुछ स्टेट में दो दो ट्रिपल आईटी है, जैसे मैंने मध्य प्रदेश बोला, एक ग्वालियर पे भी है और एक जबलपुर में, और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रिपल आईटीज है, ठीक है। ऐसे आपके पास रिमेनिंग आपके ट्रिपल आईटीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और कुछ ट्रिपल आईटीज आपके प्राइवेट्स हैं। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद ये ना ही पीपीपी मोड पे है बेसिकली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले, ठीक है। ये बेसिकली आपका प्राइवेट ट्रिपल आईटी आप कह सकते हैं, एक प्राइवेट यू कैन से संस्था का है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, लोग, ठीक है, उसमें बड़े बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहाँ पे बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रोफेसर्स हैं, लेकिन एक यू कैन से एक कमिटी ने इस कॉलेज को स्टार्ट किया था, ठीक है। इसीलिए अब ये कॉलेज धीरे धीरे आपसे फीस चार्ज करता है, ठीक है। द रीजन इज दैट। तो चलिए फिर बात करते हैं। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये किसी स्टेट गवर्नमेंट का ओन्ड है या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का ओन्ड है। ये एक ट्रस्ट का ट्रिपल आईटी है, यू कैन से, ठीक है। एक ट्रस्ट ने मिलके, बहुत अच्छे लोगों की ट्रस्ट ने मिलके इसको स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ठीक है। तो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा अबाउट एट ए ग्लांस, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ, 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। स्टूडेंट यहाँ पे टोटल 1896, फैकल्टी 101, ठीक है। एवरीथिंग इज गुड हियर। आप यहाँ देख सकते हैं विजन एंड मिशन इनका क्या है ना, इनका विजन मिशन आप कुछ ही लाइन पे लिखा हुआ है। आप इनके बोर्ड, आप अगर आप गवर्निंग काउंसिल देखें तो ये अभी इनके ये सभी मेंबर्स हैं जो एक्चुअली इस ट्रिपल आईटीज को रन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ज़्यादातर प्रोफेसर्स, ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज पे कोई प्रोफेसर्स है कहीं, ये सभी एक ट्रस्ट ने मिलकर स्टार्ट किए। बहुत सारी कंपनी के चेयरमैन हैं, बहुत सारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं ना, आईएसआई कोलकाता के डायरेक्टर्स भी हैं, ठीक है, डायरेक्टर आईआईटी मुंबई के भी हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप सीएमसी वेल्लूर को सभी जानते हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये सभी कुछ आईएएस भी आप देखेंगे, है ना, ठीक है। आपके पास और देखेंगे कुछ आईएएस भी हैं, ठीक है, कुछ कंपनी के सीईओ भी हैं आपके पास, कुछ एमडी भी हैं, और देखिए बहुत सारे प्रोफेसर्स भी हैं आपके पास, ठीक है। और ये पैनल आप 5 डायरेक्टर, ये 5 डायरेक्टर्स के कुछ पैनल्स हैं, यहाँ एल्यूमनी ऑब्जर्वर्स हैं। तो ये बेसिकली इनकी गवर्निंग काउंसिल्स है।
ठीक है ना, ये इनकी गवर्निंग काउंसिल्स है। ठीक है, चलिए तो हम आगे मूव करते हैं, हमारा फोकस है अभी एडमिशंस पे। ठीक है, तो हम किस किस कोर्स में एलिजिबल है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और हम सर एडमिशंस कैसे लें, हमारा एग्जाम्स कैसे होगा, इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो हम एडमिशंस पे डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, आप एडमिशंस पे जाएंगे और एडमिशंस के बाद पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, एडमिशंस के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट में आ जाइए। आप यहाँ देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट एक इंट्रेंस है जिसको ये पीजीईई कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस एग्जामिनेशन। एमटेक इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट आपको नहीं जाना है। ठीक है, इसमें मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईएन के लिए अगर बात करूँ, ये आपका विंटर रिसर्च एडमिशन है। ठीक है, पीएचडी सीएससी एंड ईएससी में क्लोज हो चुका है ना, विंटर का है वो। यहाँ देखेंगे ये स्टैंडिंग कमेटी है फॉर रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टेटस प्रोग्राम है। ठीक है, ये आपका जो हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं, अगर कोई हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो आप पीजीएसएसपी में जा सकते हैं ना, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। तो अभी जो आपके बेसिकली काम क्या है, दैट इज दिस वन। ठीक है, आपका क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीजीई। ठीक है, तो आप सभी को मोस्टली पीजीई में अभी अपीयर होना होगा। ठीक है, कौन कौन से कोर्स के लिए एग्जाम्स है अगर मैं बात करूं तो देखिए, इनके पास जो पीजीई आपको एग्जाम देना होगा, ये आपके पास एमटेक के लिए होगा। बट यहाँ पे एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, कंप्यूटर साइंस और आपको सिविल पे देखने को मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली किसमें किसमें है ना, मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम एंड पीएचडी प्रोग्राम है ना, इसके लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी बच्चे एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो भी बच्चे एमएस या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, मास्टर ऑफ साइंस की भी ड्यूरेशन इन्होंने 2 ईयर कर दिए। तो दिस इज गुड। यहाँ पे जो मास्टर ऑफ साइंस की ड्यूरेशन है, दिस इज ऑल्सो 2 ईयर है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली ये भी आपके एमटेक की है, बट आपको डिग्री यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस की मिलेगी। ठीक है, इन्होंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए एमटेक 2 ईयर का ड्यूरेशन है, मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च ऑल्सो 2 ईयर का है, पीएचडी का ड्यूरेशन 5 ईयर का है। तो आप बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी पे जा सकते हैं, एमटेक पे जा सकते हैं, एमएस पे जा सकते हैं, बट ये ब्रांच स्पेसिफिक है। ठीक है, सभी ब्रांच के लिए सभी कोर्स अवेलेबल नहीं है ना। हम नीचे आते हैं, सर एमटेक किसके किसके लिए अवेलेबल है, एमएस किसके लिए अवेलेबल है और पीएचडी किसके लिए अवेलेबल है। तो देखिए एमटेक में बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की आईएन के बच्चे, अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस में नेटवर्किंग साइड इंटरेस्टेड है ना, तो आप चाहे तो इसमें ले सकते हैं एमटेक में एडमिशन। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट है। ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये तो सिविल के लिए है ना। तो बेसिकली आप देखेंगे कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एमटेक नहीं है ना, कंप्यूटर साइंस के लिए, प्रोडक्ट डिजाइन पे आप जा सकते हैं, मैकेनिकल वाले बच्चे जा सकते हैं, कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चर सिविल वाले बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर साइंस के लिए, दिस इज ऑल्सो फॉर कंप्यूटर साइंस आईटी, बट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आईएन के बच्चे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नेटवर्किंग पार्ट, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बेसिकली आपको आईपी एड्रेस रिलेटेड बेसिकली नेटवर्किंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे शायद सिस्को के सर्टिफिकेट लिए होते हैं अपने बीटेक में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईएन के। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें एमटेक में भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च। यहाँ कंप्यूटर साइंस भी है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रही है, यहाँ सिविल इंजीनियरिंग है और यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे आप सभी के लिए यही एक चॉइसेस है, बाकी कंप्यूटर सिविल और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। पीएचडी में कंप्यूटर साइंस के लिए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जा सकते हैं, सिविल के लिए जा सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए जा सकते हैं, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के लिए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में आपकी स्टडी होगी, आप कह सकते हैं ना। और कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस, ठीक है, और स्पेशल इंफॉर्मेशन है ना, कंजेटिव साइंस है ना, ये सब साइंस के और सब्जेक्ट हैं। तो बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए बात करूं तो आपके लिए यहाँ एमएस है और आपके लिए पीएचडी है। ठीक है, और रिमेनिंग आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आईएन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसी डोमेन पे ओनली एलिजिबल हो सकते हैं, बाकी आपके लिए नहीं है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिकल वाले नहीं जा सकते, इलेक्ट्रिकल वाले भी यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, आईएन वाले भी जा सकते हैं। लास्ट डेट देखिए 10 अप्रैल, आज ये क्लोज हो जाएगा, टाइम नहीं लिखा है तो हो सकता है रात को 12 बजे तक, बट आप इस वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली आप इसे फिल कर दीजिएगा। एंट्रेंस एग्जाम होगा यहाँ पे, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, ये आपका 6 मई को होगा और टाइम इज फिक्स 9 AM से 12 PM के बीच में होगा। ठीक है, तो 6 मई को कहाँ कहाँ होगा ये मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, और मास्टर ऑफ साइंस का इंटरव्यू होगा है ना, तो इंटरव्यू होगा, मैं आपको ये बता देता हूं, एमटेक का जो रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें आपका एप्टीट्यूड सेक्शन भी होगा और टेक्निकल सेक्शन भी होगा। एमटेक के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, रिटन एग्जाम होगा। ठीक है,
और अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो एमटेक में स्कॉलरशिप मिलेगी, एमएस पे गेट स्कोर कार्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एमएस पे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ठीक है, एमटेक में उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी जिनके पास गेट का स्कोर कार्ड है। एडमिशंस में गेट के स्कोर कार्ड का आपका कोई रोल नहीं है। पीएचडी में भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 31,000। ठीक है, तो स्कॉलरशिप तीनों में ही मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए लेकिन एमटेक की चॉइस नहीं है। एमटेक आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे है। ठीक है, और पीएचडी का इंटरव्यू आपके पास है 9 और 10 जून को। ठीक है, तो डेट आपकी, ये डेट फिक्स है, ये डेट शायद चेंज नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, सो अब हम अगर बात करते हैं एग्जाम्स। ठीक है, एप्लीकेशन नीड टू अपीयर, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड आपका, और ये इस सेंटर्स पे होगा। तो मैं आपको एक बार सेंटर ओपन करके भी दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ एग्जाम्स होगा। ठीक है, सो आप चाहे एमटेक में एडमिशन लें, आप चाहे एमएस पे एडमिशन लें, या आप चाहे पीएचडी पे एडमिशन लें, तीनों ही केस में आपका यहाँ पे पीजीई एग्जाम देना होगा। हाँ, एक यहाँ पे चॉइस है पीएचडी के लिए, जिन बच्चों का गेट स्कोर बहुत हाई है, बहुत हाई है, उन बच्चों ने अगर पीएचडी में अप्लाई किया है तो शायद आपको फॉर्म तो फिल करना होगा, इस एग्जाम के पहले शायद आपको मेल आ जाए कि आपको रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू पे अपीयर हो सकते हैं। बट पीएचडी के लिए और उन बच्चों को जिनका गेट स्कोर बहुत हाई है। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम से एग्जाम्शन थोड़े बहुत बच्चों को ओनली फॉर पीएचडी मिल सकता है, बट वो आपको ई फॉर्म फिल करना ही होगा, और आपका एग्जाम डेट के कुछ दिन पहले आपको मेल आ जाएगा कि आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए, कहाँ कहाँ एग्जाम होगा हम इसकी बात कर लेते हैं। सभी स्टेट की लिस्ट दी हुई है। आंध्र प्रदेश में बहुत सारी सिटीज है, असम पे एक है, बिहार पे है, छत्तीसगढ़ में एक है ना। छत्तीसगढ़ में शायद ये भिलाई नगर की जगह इन्हें रायपुर सेंटर देना चाहिए, ये शायद इनके मिस्टेक से है ना, क्योंकि धीरे धीरे चीजें बदल रही है। भिलाई नगर से बेटर देना चाहिए है ना। बिहार पे एक ही सेंटर से, एक दो और दे सकते थे यार, है ना। दिल्ली पे चलिए ठीक है, गोवा पे एक है, गुजरात पे इनके पास कई सेंटर्स है, हरियाणा में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं, झारखंड है ना, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, ठीक है, सभी स्टेट्स है। ठीक है, महाराष्ट्र में देखेंगे, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, है ना, उत्तर प्रदेश में बहुत है ना, बहुत सारे सेंटर है उत्तर प्रदेश में। तो इन्होंने सेंटर वहां ज्यादा रखे। बेसिकली मैं आपको बता दूं रीजन, शुरू में जहां से बच्चे इनके ज्यादा अप्लाई करते थे, इन्होंने ज्यादातर सेंटर्स वहां वहां रखे हुए हैं। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में एक ही सेंटर दिख रहा है। वेस्ट बंगाल में और सेंटर्स होना चाहिए था, है ना। स्पेशली जो सिल्लीगुड़ी साइड के, हो सकता है उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया होगा, इसलिए उन्होंने सेंटर नहीं रखा होगा। ठीक है, चलिए, है ना। तो आपको ये सेंटर्स क्लियर है ना। अब हम आते हैं, द एडमिशंस फॉर एमटेक प्रोग्राम इज सोनली बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम विच इन्वॉल्व जनरल एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट टेस्ट। तो ये मैं बता दूं, जो एमटेक में एडमिशंस ले रहे हैं, बेसिकली कंप्यूटर साइंस है आपके पास, प्रोडक्शंस है, और आपके पास नेक्स्ट आपके पास आपका सिविल है। ठीक है, सो आपको कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, और आपका रिटन एग्जाम में एप्टीट्यूड सेक्शन भी होगा और आपका सब्जेक्ट सेक्शन भी होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट भी होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट भी होगा। आई थिंक यहाँ मैकेनिकल के लिए ब्रांच नहीं है, आई थिंक ये भी सिविल के लिए ही है ना। ये जो ब्रांच दिख रही है प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट, अभी सिलेबस चेक करेंगे हम। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ शायद दो ही एग्जाम लिए जाते हैं, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस होता है और एक सिविल का सिलेबस होता है ना, बट एक बार हम रीचेक करेंगे अभी। ठीक है, तो एमटेक के एडमिशंस के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा ये चाहता है कि सर मैं एमटेक में एडमिशंस लूं, है ना, कंप्यूटर साइंस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो आपको रिटन एग्जाम कंप्यूटर साइंस का निकालना पड़ेगा, साथ में एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ गेट स्कोर कार्ड का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर गेट क्वालिफाइड है आप, यू विल गेट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो यहाँ गेट का आपका स्कोर का कोई भी वेटेज नहीं है, टोटली 100% आपका इसी के बेस पे एडमिशन होगा। गेट स्कोर कार्ड सिर्फ स्कॉलरशिप देने के आपको काम आएगा। अगर गेट स्कोर कार्ड नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये दिस पॉइंट क्लियर एमटेक वाले बच्चों की। अब हम आते हैं एमएस के लिए। सर एमएस का एडमिशन कैसे होगा? एमएस एंड पीएचडी, ठीक है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सब्जेक्ट इंटरव्यू। सो आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पे, उसके पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट में आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओनली एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, तो ओनली एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा आपके रिटन टेस्ट में। और जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, चाहे आप एमएस के लिए हो या पीएचडी के लिए हो, उसके बाद ही रिटन टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू पे बैठने दिया जाएगा। अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इंटरव्यू कॉल आपका नहीं आएगा। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द फाइनल ऑफर एडमिशन इज सोनली बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। अब क्या रिटर्न सर, क्या यहाँ कोई गेट स्कोर का कार्ड का मतलब है गेट स्कोर कार्ड है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना।
इनको यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड आपके पास है या नहीं है, उससे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ गेट स्कोर कार्ड है या गेट स्कोर कार्ड नहीं है, डजंट मैटर। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप देते हैं आपको 10,000 पर मंथ के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पर मंथ यू विल गेट हियर इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। बट ठीक है, गेट स्कोर कार्ड होने से हो सकता है हमें एमएचआरडी के लिए सेपरेट अप्लाई कर सके, ये हमें रीचेक करना होगा। ठीक है, बट अभी यहां तक गेट स्कोर कार्ड का कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ जो आपका सिलेक्शन होगा, ये रिटर्न एग्जाम सिर्फ एक इंटरव्यू कॉलिंग के लिए, सब कुछ इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। तो एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द इंटरव्यू ही है। तो पहला काम है आपको रिटर्न टेस्ट में एटलीस्ट क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। अब आपका रिटर्न पे कम नंबर आया कि ज्यादा नंबर आया, डजंट मैटर, इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे, यू विल गेट एडमिशन इन एमएस। ठीक है, सेम एज वेल एज पीएचडी। इन्होंने पीएचडी के लिए एक और लिखा है यहाँ पे, जो ऑलरेडी जो मैंने आपको बात बता दी है, PhD applicants with high GATE score will be shortlisted directly for the interview। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, shortlisted candidate will be informed before the PG exam। तो एग्जाम के पहले आपको बता दिया जाएगा। Those who are not shortlisted for direct interview still they have appeared to the PG exam, है ना। तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल नहीं आता तो आप इस एग्जाम के थ्रू, डेटा एग्जाम को में क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। तो आपके पास दो तरीका है, या तो हाई गेट स्कोर PhD के लिए, या तो आप एग्जाम के थ्रू जाइए। ठीक है, एप्लीकेंट फॉर PhD इन ह्यूमन रिसोर्स, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 6 मई को है ना, रिटर्न एग्जामिनेशन। सर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जाम डिटेल चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे एमटेक कंप्यूटर साइंस, बी बीटेक एमई एटिंग ऑल ब्रांच, है ना, मतलब कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IN सभी बच्चे एलिजिबल है। यहाँ भी देखिए सभी ब्रांच एलिजिबल है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट टेस्ट लिखा है CSE एंड GA। तो जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें कंप्यूटर साइंस और एप्टीट्यूड, कंप्यूटर साइंस और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। सेम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल डिजाइन, ये बीटेक, इसमें सिविल होना कंपलसरी क्योंकि सिविल ही है, इसमें सिविल और आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट, इसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास बीटेक होना चाहिए किसी भी ब्रांच में। ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब ये आपके लिए नहीं है ना। इसमें इन्होंने लिख दिया है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, है ना। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिजाइन साइंस, ठीक है, इक्विवेलेंट 4 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, और मास्टर डिग्री इन दिस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस और एप्टीट्यूड हो रहा है, मतलब इसमें भी ये कंप्यूटर साइंस ही ले रहे हैं आपसे। ठीक है, और ये चारों आपका रिटर्न एग्जाम के थ्रू। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं सिविल और कंप्यूटर साइंस 2 सब्जेक्ट टेस्ट होगा और एक जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ भी आपको कंप्यूटर साइंस निकालना होगा, अदरवाइज आप रिटर्न पे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपके पास क्या चॉइस है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स IN के लिए, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक किसी भी ब्रांच में चलेगा और सिर्फ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा रिटर्न। देखिए जितनी MS की ब्रांच है ना, यहाँ पे भी देखिए ये MSc ME MTech बीटेक इन CSIT बायोटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए है ना। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आपके लिए नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स IN के लिए एक ही है ना। यहाँ आप किसी भी ब्रांच से आपका बीटेक होना चाहिए, आप एप्टीट्यूड में अपीयर हो सकते हैं। PhD के लिए भी सेम केसेस है ना। PhD के लिए बात करें तो PhD अगर आप देखें कंप्यूटेशनल लैंग्वेज कंप्यूटर, तो PhD में आप यहाँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, ये ओके, ये PhD, इनमें PhD भी है और इनमें ओनली PhD है। ठीक है, तो यहाँ MS भी है, PhD भी, तो इलेक्ट्रॉनिक में आप MS में भी अप्लाई कर सकते हैं, PhD में भी अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ आपको जनरल एप्टीट्यूड का रिटर्न टेस्ट देना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर PhD एप्लीकेंट्स फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड ऑन गेट स्कोर आर एग्जाम्प्टेड, ठीक है, फ्रॉम राइटिंग द एग्जाम्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। ठीक है, रिटर्न एग्जाम के लिए एग्जाम्शन मिल जाएगा उन बच्चों को जो टॉप रैंकर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे मूव, तो आपको आई होप कि यहाँ तक ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सर व्हाट डू आई नीड टू अप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले सर फीस कितनी है, तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, एप्लीकेशन फीस 2500 रुपए, है ना, डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। पहले 1000 रुपीज होती थी। तो ये चाहते हैं वही सीरियस कैंडिडेट आए जिसको IIIT हैदराबाद में एडमिशंस एक्चुअली लेना है ना, ये नहीं चाहते, दिस इज द मेन रीजन। ठीक है, तो आपको एग्जाम फीस यहाँ पे इतना रुपए इन्वेस्ट करना होगा। सर हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर PGG, सिलेबस क्या है, तो सर जो हमारे पास रिटर्न एग्जाम होगा, क्या सर उसका कोई सिलेबस डिफाइन है। हाँ, इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, देखिए सिलेबस बार मानसून एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर PG पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा,
मिनी सिटीज मैंने बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड होगा जिसमें 90 मिनट्स का जनरल एप्टीट्यूड होगा। तो एमएस वालों के लिए सिर्फ एप्टीट्यूड होगा 90 मिनट्स का, ठीक है, एमएस और पीएचडी के लिए। और जो आप एमटेक पे अप्लाई कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट का पेपर भी होगा 90 मिनट्स का, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस और सिविल वाले बच्चे जो उसमें अप्लाई कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर साइंस और सिविल का 90 मिनट्स का टेस्ट होगा फॉर एमटेक। जनरल एप्टीट्यूड, दिस पेपर विल एम्फेसाइज ऑन बेसिक एप्टीट्यूड, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स। मतलब बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर मैथमेटिक्स के भी होंगे, बेसिक एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, ठीक है। सब्जेक्ट पेपर कंप्यूटर साइंस है और सिविल है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस और सिविल का सिलेबस दिया गया, आप देख सकते हैं, है ना। कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं डिजिटल लॉजिक है, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक एल्गोरिथम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, रिलेशंस, डेटाबेस, और इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इनमें आप निकाल सकते हैं तो आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको जितना एमटेक में कैसे एडमिशन्स लेना है, ठीक है, एमएस में कैसे एडमिशन्स लेना है, पीएचडी में कैसे एडमिशन्स लेना है, कौन कौन से प्रोसेस होंगे, इसकी अभी तक हमने बात कर ली, ठीक है। कहाँ कहाँ आपका रिटर्न टेस्ट होगा, सिटीज की हमने बात कर ली, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कितने ड्यूरेशन का होगा, सिलेबस क्या होगा। आई होप एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर। अब हम बात करते हैं कि सर क्या स्कॉलरशिप का यहाँ पे क्या प्रोविजंस है, हमें स्कॉलरशिप क्या मिलेगी, फीस का क्या प्रोविजंस है, ठीक है। तो हाउ डू आई प्रिपेयर, इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ मास्टर ऑफ साइंस एंड पीएचडी ऑन कैंपस इंटरव्यू हैदराबाद में होगा, और ये डेट फिक्स है ना, डेट ऑलरेडी फिक्स है 7-8 जून, मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च और पीएचडी का 9-10 जून, ठीक है, दिस डेट इज फिक्स। अब हम आते हैं ट्यूशन फीस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च एंड पीएचडी, ठीक है। सो ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें, चलिए यहाँ पे हम ट्यूशन फीस देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ट्यूशन फीस यहाँ पे लिखा हुआ है एमटेक की, एमएस की और पीएचडी तीनों की, ठीक है, इस साल। सो सर फीस क्या है, एमटेक आपके पास जितनी ब्रांचेस हैं इनकी जो फीस है पर ईयर 3,60,000 पर ईयर, ठीक है। ट्यूशन फीस सपोर्ट क्या मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टाइपेंड मिलेगा इंस्टीट्यूट से स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो क्या सर गेट अगर मैं क्वालिफाइड हूं, देखिए एडमिशन में गेट स्कोर कार्ड का कोई रोल नहीं है, यहाँ एडमिशन में गेट स्कोर का कोई रोल नहीं है, यहाँ एडमिशंस में गेट स्कोर का कोई रोल नहीं है, यहाँ एडमिशन में गेट स्कोर कार्ड का कोई रोल नहीं है, यहाँ पीएचडी में एडमिशंस पे अगर गेट क्वालिफाइड है हाई स्कोर तो आपको रिटर्न एग्जाम से बच जाएंगे, और अगर गेट क्वालिफाइड नहीं है, स्कोर बहुत वीक है, उस केस में आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा, यही फायदा है। तो गेट स्कोर कार्ड का फिलहाल एडमिशंस में कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ एडमिशन में बेनिफिट है, इन तीनों में एडमिशन में बेनिफिट नहीं है, लेकिन क्या स्कॉलरशिप में बेनिफिट है, देखते हैं। सो एमटेक में नो स्टाइपेंड आपको मिलेगा, लेकिन जो गेट क्वालिफाइड है उनको स्टाइपेंड मिलेगा 12,400 रुपए। कहाँ से मिलेगा, तो 1.5 लाख रुपए आपका यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 लाख आपका रिटर्न आएगा, तो आपकी फीस 2 लाख लगेगी, अप्रॉक्स 2,10,000 अप्रॉक्सीमेटली, और उसके साथ साथ आपको हॉस्टल की फीस देनी होगी पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली 90,000, मतलब आपका यहाँ टोटल 90,000 पर ईयर हॉस्टल की फीस होगी। तो जो पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली आपको ये इंक्लूडिंग हॉस्टल मतलब इंक्लूडिंग मेस, ठीक है, तो आपकी फीस 4.5 लाख पर ईयर है यहाँ पे, इसमें 1.5 लाख आपको मिल जाएगा, गेट क्वालिफाइड है, तो 3 लाख आपको अपनी जेब से देना होगा, ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो 3 लाख आपको अपनी जेब से फीस देना होगा, सेम यहाँ भी फीस यहाँ भी सेम है एमटेक पीडीएम की, ठीक है। और यहाँ भी आपको ट्यूशन फीस सपोर्ट नहीं है कोई भी, ठीक है। यहाँ स्टाइपेंड आपको एलिजिबल कैंडिडेट को मिलेगा, तो 12,400 यहाँ पे मिल रहा है सभी को, है ना। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि गेट से मिलेगा इंस्टीट्यूट, इसका मतलब ये इंस्टीट्यूट उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब शायद इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है, गेट क्वालिफाइड को मिलेगा, यहाँ इंस्टीट्यूट 12,400 दे रहा है। अब हम बात करते हैं मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च, सर इसकी फीस है 1.5 लाख रुपए, और इसमें हॉस्टल की फीस आप ले लीजिए 90,000 रुपीज, है ना, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इससे थोड़ा बहुत कम ही जाएगा, है ना। तो 2.5 लाख आप बोल सकते हैं आपकी फीस है, ठीक है। फाइनेंशियल एड इज अवेलेबल टू कवर फुल ट्यूशन फीस, रिफर नोट, मतलब आपको यहाँ फाइनेंशियल आपको बर्डन्स नहीं होगा, ठीक है। क्यों, स्टाइपेंड आपको मिलेगा, स्टाइपेंड विल बी प्रोवाइडेड, रिफर नोट, मतलब वो इंस्टीट्यूट आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रहा है ना, तो आपको यहाँ ये फीस का बर्डन नहीं होगा, फीस कम भी है बट इतना आपको स्टाइपेंड से मिल जाएगा, बहुत थोड़ा बहुत आपको पे करना पड़ सकता है। पीएचडी में आपका फीस है सिर्फ 60,000, पीएचडी की फीस देखिए बहुत कम है, और 90,000 हॉस्टल है, तो यहाँ 1.5 लाख रुपए होगा। पीएचडी में सभी को स्टाइपेंड मिलेगा, एवरीवन विल गेट स्टाइपेंड, है ना, चाहे आप गेट क्वालिफाइड हो या गेट क्वालिफाइड नहीं हो, है ना। तो स्टाइपेंड सभी को मिलेगा यहाँ पे 31,000 पर मंथ।
ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर है ना। कोई भी डाउट्स होगा आप ग्रुप में इस कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। नोट नोट उन्होंने बोला नोट पे आई है ना, किसमें, MS बाय रिसर्च में, किसके लिए, स्टाइपेंड के लिए। सो नॉर्मली फुल फाइनेंशियल असिस्टेंट रिक्वायर्ड द स्टूडेंट टू पुट इन 20 आवर्स। आपको कुछ काम करना पड़ेगा 20 आवर पर वीक। ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू ऑल द फुल टाइम स्टूडेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर एंड इट विल बी कंटिन्यूड बेस्ड ऑन द, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, फिर आप अच्छा करेंगे सेकेंड, मतलब मान के चलिए मिलेगा ही। ठीक है। स्टाइपेंड फॉर मास्टर ऑफ साइंस को 8 से 10,000 रुपए ये इंस्टीट्यूट दे रहा है। 8 से 10,000 कौन दे रहा है आपको, इंस्टीट्यूट देगा। ठीक है। और स्टाइपेंड फॉर PhD 31,000 शुरू के 2 साल में, नेक्स्ट 3 ईयर में 35,000। ये रेगुलर स्टूडेंट हैज टू पे 3,000 पर मंथ हॉस्टल चार्ज है ना, और 4,500 पर मंथ आपका मेस चार्ज है, मतलब 7,500 रुपए। और इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 90,000 पर ईयर। ये मैक्सिमम है, इसमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होगा है ना। तो 90,000 आपको मैक्सिमम पर ईयर हॉस्टल इंक्लूडिंग मेस आपको देना होगा। ठीक है। फीस आपको सेमेस्टर स्टार्ट पहले होने से देना है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि एग्जाम्स कैसे होगा सर, फीस क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, डेट क्या है, लास्ट डेट कब है ना। सो मैंने सभी पॉइंट यहाँ पे, जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे मैंने सभी पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है। अब आई डोंट थिंक कि यहाँ कोई और पॉइंट्स है आपके पास। ठीक है। यहाँ पे कुछ और अगर लिखा हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। ये हमने देख लिया, ट्यूशन फीस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। फुल टाइम PhD स्टूडेंट आर गिवन स्कॉलरशिप है ना, दैट प्रोवाइडेड ए मंथली स्टाइपेंड 31 to 35,000 है ना, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द स्टूडेंट। मैंने बोला शुरू के 2 साल 31 मिलेगा, उसका 35। स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड है ना जनरल ट्रेवल सपोर्ट टू प्रेजेंट द पेपर, प्रेजेंट करने के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। IIT IIITH ऑफर्स कॉम्पिटिटिव फेलोशिप प्रोग्राम सच एज, इनके पास कुछ कुछ और भी फेलोशिप्स है जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। द फेलोशिप अमाउंट अंडर दिस स्कीम इज 50,000, तो इस स्कीम में 50,000 रुपए मिलता है। ठीक है, पर मंथ। मेनी ऑफ आवर PhD स्टूडेंट हैव बीन अवार्डेड कॉर्पोरेट फेलोशिप सच एज फ्रॉम गूगल एंड TCS। जैसे मैंने बोला इनका इंडस्ट्री एकेडमिक से बहुत अच्छा रिलेशन है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप इन्हें प्रोवाइड करते हैं इस PhD वालों के लिए, है ना। तो गूगल और TCS एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दे रही है। ट्यूशन फीस फॉर MTech स्टूडेंट है ना, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, 3,60,000 है। हॉस्टल में ऑलरेडी हमने डिस्कस, इन्होंने यहाँ 35,000 लिखा है, मतलब एक साल का 70,000। मैंने बोला कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें, तो 70,000 लिखा है, मैंने आपको 90 बोला है ना। ठीक है। और पेमेंट ऑफ इनिशियल फीस इन्होंने बोला है कि सीट मिलने के बाद आपको 10,000 रुपए देना होगा। ठीक है। फीस मिलने के बाद आपको 10,000 देना होगा, उसका सेमेस्टर वाइज आपको 1,80,000 सेमेस्टर वाइज फीस पे करना है, ईयरली नहीं पे करना है। ठीक है। सो आई होप कि स्टार्टिंग पे आपको कितना अमाउंट देना है, कैसे देना है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है। अब एग्जाम पे सर एप्टीट्यूड आएगा, मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स IN के बच्चों के लिए बहुत अच्छी चॉइस है ना, कि आपका सिर्फ एप्टीट्यूड आएगा यहाँ पे, और मुझे लगता है अब अगर आप एप्टीट्यूड में एक्सपर्ट हैं तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए। ठीक है। अब सर क्या ये वर्थ है, आपका क्वेश्चन होगा सर क्या इतना पैसा इन्वेस्ट करना क्या हमारे लिए वर्थ है, या सर ये हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्लेसमेंट। ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ से प्लेसमेंट स्टेट बताता हूँ, फिर मैं रियल आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ नीचे आके देख सकते हैं प्लेसमेंट स्टेट्स इन्होंने दिया है, 21-22 का दिया। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, देखिए 400 रजिस्टर्ड है, और यहाँ आपके पास 398 प्लेस्ड है, मतलब 2 बच्चे बचे होंगे, वो तो कुछ रीजंस होगा पर्सनल है ना। एक साल पहले देखें तो 321 रजिस्टर्ड है, 309 मोस्ट ऑफ द बच्चे प्लेस्ड है। यहाँ देखिए 308 रजिस्टर्ड है, 306, तो 2 बच्चे यहाँ और यहाँ बच गए। यहाँ थोड़े से ज़्यादा बच्चे, कितने बच गए, 309, और यहाँ है 321 है ना। यहाँ 12 बच्चे, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 12, इतने ही बच्चे बचे हैं, बाकी सबका प्लेसमेंट है, तो हम इसे टूवर्ड्स 100% ही कहते हैं। ठीक है। और यहाँ देखिए सर पैकेज कितना जाता है, तो देखिए ये हाईएस्ट पैकेज है 85 लाख है ना। ये आपके पास एवरेज है 25, एवरेज 25, और लोएस्ट 6 लाख। एक कुछ बच्चों का जिनका प्लेसमेंट नहीं होता होगा वो सॉफ्टवेयर कंपनी में चले जाते होंगे, तो लोएस्ट पैकेज आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे 6 लाख 7 लाख देखने को मिलते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए इसमें हाईएस्ट पैकेज आपका 56 है, और एवरेज देखिए यहाँ बढ़ गया 30 हो गया, यहाँ एवरेज आपका 25 है, यहाँ 30 हो गया। लोएस्ट पैकेज यहाँ 2 लाख, कोई बच्चे को नहीं मिल रहा होगा, किसी कंपनी में चले गया होगा है ना। चलिए है ना, यहाँ देखिए 74 हाईएस्ट, लेकिन यहाँ एवरेज 32, एवरेज बढ़ते गया, और लोएस्ट इनके पास कितना है 4 लाख, वो 1-2 बच्चों का होगा है ना। ठीक है।
और अगर हम बात करें रिक्रूटर्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अभी और थोड़ा सा स्पेसिफिक डिटेल बताऊंगा, वेट कीजिए। रिक्रूटर्स देखें तो ये आपका इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी से है ना, ये सॉफ्टवेयर है। एनवीडिया है सॉफ्टवेयर के लिए, मेंटर ग्राफिक्स है सॉफ्ट, तो ये सभी कंपनी सॉफ्टवेयर के लिए आई हुई है ना, वर्ल्ड की सभी बेस्ट कंपनी से। इन्होंने अलग से लिखा है हार्डवेयर, हार्डवेयर की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो सर हार्डवेयर पे क्या हमारे पास कंपनी से, तो देखते हैं चलिए, है ना। देखिए बच्चे बहुत कम है, एक ही ब्रांच है, एमएस है, बच्चे बहुत मिनिमम है, तो कंपनी भी मिनिमम होगी, लेकिन सभी का प्लेसमेंट हो जाता होगा। मेंटर ग्राफिक्स है ये आपके पास, मैथ वर्क, ये नहीं दिख रहा है, ये मेंटर ग्राफिक्स है, ठीक है, ये मेंटर ग्राफिक्स है, ये आपका मैथ वर्क है, ठीक है। एनवीडिया है, क्वालकॉम है, सिनॉप्सिस है और टिनची है। तो हार्डवेयर कंपनी आपके पास बेस्ट हार्डवेयर कंपनी से, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी। बच्चे ही नहीं होंगे तो कंपनी और बुला के करेंगे क्या, बच्चे होते तो और भी बुला देते, आ भी जाती, ठीक है। तो आपको प्लेसमेंट के लिए वरी नहीं करना है। सर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में प्लेसमेंट होता है, देख सकते हैं। सर क्या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में प्लेसमेंट होता है, कौन सी कंपनी से, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी सारी कंपनी, क्योंकि एक ही ब्रांच है, एक ब्रांच के लिए इतनी कंपनी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए आप देख सकते हैं, है ना। तो देखिए मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों, इलेक्ट्रिकल आईएन के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है ना। स्ट्रक्चर के लिए भी आप देखिए, सभी अच्छी अच्छी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं स्ट्रक्चरल की कंपनीज का, है ना, बाद में कोई ये नहीं बोल देना सर इन कोई अच्छी कंपनी नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो पैकेज देख के हम समझ जाते हैं। चलिए और हम अगर बात करते हैं मोर स्टेटिस्टिक्स में, ठीक है, मोर स्टेटिस्टिक्स में देख लेते हैं। चलिए देखिए ये आपका एग्जैक्ट डेटा है, ये आपका कुछ ईयर का डेटा है यहाँ पे ना, आप 3-4 साल का डेटा देख सकते हैं। तो ये बीटेक है ना, ये इनके पास ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये बीटेक है, शुरू के 2 बीटेक है, 107 प्लेस, 37 प्लेस्ड। लेकिन बीटेक वाले हार्डवेयर पे नहीं जाते हैं, बीटेक वाले मोस्टली सॉफ्टवेयर पे ही जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो एमएस वाले हैं वो हार्डवेयर पे जाते हैं, ठीक है। नॉट प्लेस 0, हाईएस्ट सैलरी 74-46, एवरेज देखिए 32-29, इलेक्ट्रॉनिक्स की एवरेज देखिए बीटेक की, लोएस्ट देखिए एक दो बच्चों के 30, ठीक है, 100% बीटेक। एमटेक की बात करते हैं सर, सीएसई सीएसआईएस कीस है ना, सो 91 20 17 में यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 अनप्लेस्ड है। हाईएस्ट देखिए और एवरेज देखिए, लोएस्ट देखिए। तो सीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्लेसमेंट देखिए आप, लोएस्ट इज 17 लाख। तो अगर कोई बच्चे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईएन में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है तो जरूर जाइए। और मैं बता दूं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ब्रांच, ठीक है। अब हम आते हैं एमएस बाई रिसर्च। तो एमएस बाई रिसर्च में बहुत सारी ब्रांच थी, तो मैं अगर ईसी की बात करूं तो देखिए कितना बच्चे लेते हैं सर, 10 बच्चे, 10 में 10 प्लेस्ड है। हाईएस्ट पैकेज देखिए, एवरेज देखिए, लोएस्ट देखिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर चॉइस आपको मिल सकती है, आप सभी ब्रांच का चेक कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी के प्लेसमेंट की ज़्यादा कोई बात नहीं करता, इसलिए नहीं देते है ना। आप पिछले इससे पहले का भी देख सकते हैं ना, बट आपको लास्ट जो करंट स्टेट से आपको उससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। 6 में 6 बच्चे प्लेस्ड है, 21 17 12 है ना। तो बच्चे कम है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा बच्चे ले, क्योंकि देखिए सीएसडी में कितने बच्चे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कम क्यों है, एक्चुअली ज़्यादा बच्चे फीस देख के, और यहाँ तो फीस लगनी भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द बच्चे आईटीज के साइड मूव कर जाते हैं ना। बट मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के लिए गुड अपॉर्चुनिटीज है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यहाँ प्लेसमेंट देखिए 85-85, बीटेक का देखिए आप, देखिए है ना 24 एवरेज 30। तो अगर आप देखेंगे एक आई से कंपेरिजन करेंगे तो प्लेसमेंट इज इक्वलेंट टू ओल्ड आई, ठीक है ना, प्लेसमेंट इज इक्वलेंट टू ओल्ड आई। सो रियली मुझे लगता है कि आपको इसके लिए सीरियस रहना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है आपको इसके लिए सीरियस रहना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को और देखना है, ठीक है, कोर्स सिलेबस एंड डिज़ाइन, तो आप देख सकते हैं, है ना, अपनी ब्रांच में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अपनी सेपरेट आप डिपार्टमेंट भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट में चले जाते हैं, है ना, मास्टर ऑफ साइंस है आपके पास, कंप्यूटर साइंस मास्टर, एमटेक, एमएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। आप सभी ब्रांच के सिलेबस देख सकते हैं। सर यहाँ ये एरिया, तो आप ऐसे सभी को ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं ना। कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 3 सेमेस्टर, मिनिमम मैक्सिमम 6 सेमेस्टर, ठीक है, फॉर रेगुलर एंड 8 सेमेस्टर पार्ट टाइम, है ना। टाइपिकल ड्यूरेशन बिटवीन 2 to 3 ईयर, लेकिन मैंने बोला है अगर आप मेहनत करेंगे तो 2 ईयर पे यू कैन कंप्लीट, है ना, क्योंकि वहाँ 2 ईयर इन्होंने मेंशन किया इस साल, है ना। पहले एमएस मैंने और भी वीडियोस पे बात की है,
हमारे पीजी प्रोग्राम पे मैंने बच्चों को यहाँ पे बताया है ना, कि मोस्ट ऑफ द एमएस पहले 3 ईयर के थे, अब धीरे धीरे एमएस को 2 ईयर पे लाके स्टक कर रहे हैं। सो इन्होंने 2 to 3 ईयर अभी लिखा है, हो सकता है 2.5 ईयर में आप कंप्लीट कर लें, हो सकता है 2 धीरे 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 आप देखेंगे 2 ईयर पे आके स्टक हो जाएगा, धीरे धीरे ये 3 ईयर को एमएस से हटाना चालू कर देंगे, है ना। बीटेक किसी भी ब्रांच में होगा चलेगा, ये करिकुलम है, आप देख सकते हैं एनालॉग ऐसे डिजाइन, डिजिटल वीएलएसआई, फोटोनिक्स, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने 2009 पे काम किया है, जिसमें हम पोर्टेबल मतलब आप एक स्क्रीन को हम फोल्ड कर सकते थे, अब तो मोबाइल फोन आने लग गए, मैंने 2009 पे इस पे काम किया था, है ना। और अभी लेकिन आप देखेंगे फोल्डेबल, तो फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, है ना, तो डिस्प्ले को हम फोल्ड कर सकते हैं, अभी शायद मोबाइल फोन्स आने लगे अभी, लेकिन फोल्ड हो ऐसे नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे वो भी आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, कि आप एक स्क्रीन होगी, आप उसको ऐसे रोल करके और वर्ड लगा के ले जाएंगे, ठीक है, चलिए, है ना। तो आपके जितने देखिए सीमा RFIC डिजाइन में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच, ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और द लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट रिसर्च सेंटर्स एसोसिएटेड विद ESE, ये इनके रिसर्च सेंटर है, सेंटर फॉर वीएलएसआई एंड एम्बेडेड है, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशंस है, रोबोटिक्स है, सेंटर फॉर विजुअल इंफॉर्मेशंस, IIT खड़गपुर की वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच जिसको हम वाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम ग्रुप्स, ठीक है। और फॉर द ओवरऑल लिस्ट ऑफ रिसर्च सेंटर्स इन IIIT प्लीज विजिट, आप इसको विजिट कर सकते हैं ना, कितने सेंटर्स हैं, ठीक है, ये इनके पास बहुत सारे सेंटर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्टली काम के वो सेंटर्स उन्होंने दिए हैं। तो अगर आप आइडियली देखें, इनके पास स्टूडेंट बहुत लिमिटेड है ना, अगर आप प्लेसमेंट का स्टेट देखें सर कितने स्टूडेंट हैं, और सर कितने स्टूडेंट्स में इनका अगर रिसोर्स की बात करें तो वेरी ह्यूज रिसोर्स दे है ना। नंबर आप अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, तो देखिए नंबर आप अगर देखें यहाँ पे, ठीक है, देखिए इस साल 137, और ये सबको आप काउंट कर दीजिए, तो टोटल 300 इन्होंने यहाँ भी तो दिया ही है ना, ठीक है, तो यहाँ भी इन्होंने अपना डेटा दिया ही है सर, कितने बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए, 400, 398, मतलब एक साल में 400 बच्चे यहाँ से पास आउट होके निकलते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द जितने आपके पास कोर्सेस हैं, है ना। PhD को थोड़ा और ले लीजिए, 500 मैक्सिमम ले लीजिए, ओनली 500 फॉर 1 ईयर, एंड यू कैन सी द रिसोर्स, यू कैन सी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आई थिंक एवरीथिंग इज गुड हियर। तो मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे, बट एप्टीट्यूड में आप स्ट्रांग है अगर आप अपने से पूछिए, ठीक है, सो आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर दीजिए और एग्जाम जरूर दीजिए। 2500 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, बट मुझे लगता है हो सकता है दिस कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल आपके लिए सजेशंस है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप सर इसकी प्रिपरेशंस कैसे करें, तो हमारे अड्डा 24/7 चैनल के गेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आपको हमने लास्ट ईयर प्रिपरेशंस कराया था, ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें एप्टीट्यूड की प्रिपरेशंस कैसी करनी है, उसमें कुछ बच्चों के इंटरेक्शन सेशन भी है, ठीक है, IIIT हैदराबाद के, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आप सभी को एक और अपडेट देना चाहता हूं, वी आर रनिंग ए पोस्ट ग्रेजुएट गाइडेंस प्रोग्राम, सो IITs एंड ISC बैंगलोर और NITs, ठीक है, इन सभी के वीडियोस हम पोस्ट ग्रेजुएट गाइडेंस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, और हमारा डेडिकेटेड प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है। रिमेनिंग जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं जैसे IIIT हैदराबाद, NITI मुंबई, और भी आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे, IIIT दिल्ली, इन कॉलेज के वीडियो मैं आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कर रहा हूँ। रिमेनिंग जितने भी IITs हैं, ISC हैं, एक एक कॉलेज के एक एक सेशन हम लेते हैं, बहुत डेडिकेटेड, बहुत डेप्थ पे हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपकी पूरी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है। मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। अब एक्चुअल फीडबैक तो आप ज्वाइन करने के बाद ही देंगे, तो अगर आप में से कोई भी बच्चे नहीं ज्वाइन किए, और सबसे अच्छी चीज़ वो फ्री है ना, उसी पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम का अगर आप देखेंगे तो मेनी इंस्टीट्यूट विल चार्ज ह्यूज मनी, बट आपके लिए टोटली फ्री है। लेकिन आप वो ज्वाइन कैसे करें, और वो सब कुछ ऐप पे चलेगी क्लासेस उसकी, ठीक है, सब कुछ आपका प्राइवेट्स है वहाँ पे, है ना। सो उसके लिए आपको मैं एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में, आप इस वीडियो को देखिए, है ना। उस वीडियो को देख के आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना होगा, आई होप शायद आपने डाउनलोड करके रखा ही होगा, ठीक है। वहां आप पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम में जाके बाय करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे फ्री, तो आपको 100% ₹0 में मिल जाएगा। उसके बाद आप उसके अंदर जाके एवरीडे हमारा नाइट में सेशंस होता है, एक एक IITs का, अभी तक हमने 10 IITs कवर किए हुए हैं, अभी आपके पास 14 सेशंस और रिमेनिंग है इंक्लूडिंग ISC बैंगलोर, तो टोटल 23 IIT 1 SC, तो अभी तक 10 सेशन हुए हैं, अभी 14 सेशन और पेंडिंग है। आप वहां जाके आप सेशन अटेंड कीजिए,
लाइव सेशंस में मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल करेंगे, ठीक है, उस आपका मैं डेटा वेरीफाई करूंगा और उसके बाद मैं आपको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको बेस्ट पोस्ट ग्रेड गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए, ठीक है, फ्री पे, और तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो ग्रुप है दैट इज डेडिकेटेड फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईएन, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईएन के बच्चे हैं तो आप उस वीडियो को देख के जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके एवरीवन, तो चलिए मिलते हैं। निटी मुंबई की लास्ट डेट भी आज है ना। निटी मुंबई का वीडियो मैंने ऑलरेडी यस्टरडे रिलीज किया था, जिन्होंने नहीं फिल किया है 5 बजे से पहले, आज 5 PM से पहले आप उसको जरूर फिल कर दीजिएगा इफ यू वांट टू फिल द फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रिपल बिट्स का लेके आएंगे वीडियो यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे ट्रिपल आईटी दिल्ली का हम लेके आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। ओके, चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।